बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है वो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, ये हमारा चैप्टर है। अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये समझें कि जो प्राइसेस होती हैं वो दो तरह की होती हैं। पहली एक होती है लोकल प्राइसेस। लोकल प्राइसेस वो होती हैं जिन पर हम अपने मुल्क में चीज़ों को ख़रीदते या बेचते हैं। जैसे आप अभी चले जाएं और जाके सब्ज़ी ख़रीद लें, तो जिस कीमत पे आप ख़रीदेंगे सब्ज़ी वो लोकल प्राइस है जो आपकी अपनी करेंसी में शो हो रही होती है। दूसरी जो प्राइसेस होती हैं उनको हम इंटरनेशनल प्राइसेस कहते हैं। दूसरी क्या होती हैं? इंटरनेशनल प्राइसेस होती हैं, समझ गए? अब इंटरनेशनल जो प्राइसेस होती हैं ना, वो ज़ाहिर सी बात है किसी और मतलब उसमें होती हैं, किसी और करेंसी में होती हैं, तो वो दो तरह की होती हैं। ये जो इंटरनेशनल प्राइसेस होती हैं ये दो तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट और दूसरे को हम कहते हैं रियल एक्सचेंज रेट। तो ये दो तरह के एक्सचेंज रेट आ गए और इन दोनों का ताल्लुक किससे है? इन दोनों का ताल्लुक इंटरनेशनल प्राइसेस से होता है। ठीक है जी, तो यहां तक मेरा ख्याल है बात समझ में आती। अच्छा, अब ये जो टर्म है ना एक्सचेंज रेट, जैसे यहां पे नॉर्मली लोग बोलते भी हैं एक्सचेंज रेट, ये ज़हन में रखें कि एक्सचेंज का मतलब होता है गिव एंड टेक। तो एक्चुअली एक्सचेंज रेट का मतलब होता है गिव एंड टेक रेट, कि क्या दोगे क्या लोगे। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे आप बार्टर सिस्टम में चले जाइए, बार्टर सिस्टम आप समझते हैं कि जिसमें गुड्स का डायरेक्टली एक्सचेंज गुड्स से होता है। जैसे आप कहते हैं 1 एप्पल इज इक्वल टू 2 शूज, तो ये क्या है? ये भी एक्सचेंज रेट है। एक्सचेंज रेट का मतलब ये है कि अगर आपने एक सेब खरीदना है तो आपको 2 शूज देने पड़ेंगे। ये क्या है? ये आपको देना पड़ेगा ये लेने के लिए। नहीं समझ आई बात? 2 शूज दे दो, एक सेब ले लो, तो ये इसका मतलब है एक्सचेंज रेट है। इस एक्सचेंज रेट को कहते हैं कमोडिटी एक्सचेंज रेट। कमोडिटी को कमोडिटी से खरीदना। और ये जो 2 शूज है ये बार्टर सिस्टम में क्या कहलाएगी? कीमत। प्राइस ऑफ 1 एप्पल इज इक्वल टू 2 शूज, तो ये कीमत है। आज जो सिस्टम है उसको आप मॉनेटरी सिस्टम कहते हैं। तो आज आप एक सेब खरीदें, तो वो आपसे कहता है कि 20 रुपए दे दीजिए। तो अभी भी तो वही स्टोरी है कि ये क्या है? ये लेना है, ये दे दो, 20 रुपए दे दो और एक सेब ले लो, तो ये भी एक्सचेंज रेट है। एक्सचेंज रेट सिर्फ करेंसियों का नहीं होता है, एक्सचेंज रेट कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने 20 रुपए दिए और एक सेब ले लिया, ये है कमोडिटी मनी एक्सचेंज रेट। आपने मनी देके कमोडिटी ले ली, ये कमोडिटी एक्सचेंज रेट है ऊपर वाला। कमोडिटी देके कमोडिटी ले ली, इधर मनी देके कमोडिटी ले ली, तो ये मॉनेटरी सिस्टम के अंदर अब ये 20 रुपए इसकी क्या है? कीमत है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक्सचेंज रेट जब भी वर्ड आया करे तो ये जरा समझ रखें कि हम एक्सचेंज रेट का मतलब सिर्फ करेंसी एक्सचेंज रेट ही लेते हैं। तो एक्सचेंज रेट कोई भी हो सकता है। जैसे वो उर्दू डिपार्टमेंट में चले, वहां पे शेर व शायरी होती है, वहां पे कहते हैं कि एक दिल दिया है एक दिल लिया है,
तो ये भी एक्सचेंज रेट है। 1 दिल इज इक्वल टू 1 दिल। नहीं समझ आई बात? आई एम जस्ट जोकिंग। तो बहरहाल इसका मतलब ये है कि ये भी तो इस दिल की कीमत ये दिल है, प्राइस है ना। तो एक्सचेंज रेट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ करेंसियों का एक्सचेंज रेट होता है। एक्सचेंज रेट ये भी एक्सचेंज रेट है, ये भी एक्सचेंज रेट है, समझ गए ना। और अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड पे आपको नजर आएगा कि एक इक्वालिटी साइन आता है ना, ये इक्वालिटी साइन, इसकी राइट हैंड साइड पे कीमत आ रही होती है। जैसे मैं अब आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि मैं कहता हूं $1 इज इक्वल टू 150 रुपीज। अब बताइए ये क्या है? ये भी एक्सचेंज रेट है, बट दिस इज कॉल्ड करेंसी एक्सचेंज रेट। और वाजे करूं तो इसको कहेंगे करेंसी एक्सचेंज रेट तो कहेंगे। और ये अब आप ये बताएं कि ये वाली चीज आ रही है, ये वाली राइट साइड पे जो आ रही इक्वालिटी के, तो ये क्या थी? ये कीमत थी ना। तो इसका मतलब आप कहेंगे कि 150 रुपए कीमत है $1 की, है ना। दिस इज द प्राइस ऑफ $1। यानी आप अगर $1 खरीदना चाहते हैं तो ये आप लेना चाहते हैं तो ये दे दीजिए, 150 रुपए दे दीजिए, $1 ले लीजिए। तो ये $1 की कीमत है। आगे बात समझ? तो इसलिए बेहतर ये होता है कि सिर्फ एक्सचेंज रेट लिखने के बजाय हम क्या लिखें? करेंसी एक्सचेंज रेट। तो करेंसी एक्सचेंज रेट में बात वाजे हो जाएगी कि यू आर एक्सचेंजिंग वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक करेंसी की कीमत दूसरी करेंसी ही है। बड़ी बात समझ रहे हैं? एक करेंसी की कीमत दूसरी करेंसी ही है। और यहां पर अगर आप नोटिस करें तो ये $1 की जो है ये कीमत है। इसी तरीके से आप कहते हैं कि जी 1 पाउंड स्टर्लिंग इज इक्वल टू 220 रुपीज। तो ये इसकी कीमत ये है। कीमत इस तरफ आई इक्वालिटी साइन के। जैसे आप आज एक जूता खरीदने के लिए चले जाएं तो वो कहते हैं 1 शू। आप एक जूता खरीदने के लिए चले जाएं तो वो कहते हैं, आप पूछते हैं कितने का है, तो वो कहता है ये 5000 रुपए का है। तो ये प्राइस है ना इसकी। इस तरह इस पाउंड की कीमत ये है जो रुपया है, इस डॉलर की कीमत भी रुपया है। तो एक करेंसी की कीमत दूसरी करेंसी हो सकती है। ये मैंने थोड़ा सा आपको वाजे किया। अब जरा वापस आ जाइए। इंटरनेशनल प्राइसेस दो तरह की है, मैंने अभी आपको बताया। एक को हम कहते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट, इसको हम NER कह देते हैं। N फॉर नॉमिनल, E फॉर एक्सचेंज रेट, R फॉर रेट। और ये रियल एक्सचेंज रेट को RER कह देते हैं, रियल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट में क्या फर्क है? नॉमिनल एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द रेट, अच्छा नॉमिनल एक्सचेंज रेट या सिर्फ एक्सचेंज रेट भी लोग बोल देते हैं, एक ही बात है। खास तौर पर करेंसियों का जब बातचीत हो रही होती तो एक्सचेंज रेट कह लें या नॉमिनल एक्सचेंज रेट कह लें, एक ही बात है। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन मैं बता रहा हूं। द rate at which a person can trade का मतलब है कि खरीदो फरोख्त। कैन ट्रेड की जगह लिख ले एक्सचेंज, कैन एक्सचेंज द currency of one country, the currency of one country, the currency of one country for another currency। ये है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। हमारे पास नॉमिनल एक्सचेंज रेट समझ आ गया आपको, ठीक है ना जी। तो अब दूसरा जो एक्सचेंज रेट है वो है रियल एक्सचेंज रेट। ये भी जरा समझ लीजिए, मैं अभी समझाता हूँ मजीद डिटेल भी इसकी। तो रियल एक्सचेंज रेट क्या है? रियल एक्सचेंज रेट, द रेट
at which a person can exchange the goods and services of one country for goods and services of another country। चलें जी, ये दो एक्सचेंज रेट मैंने आपको समझाए। नॉमिनल एक्सचेंज रेट या एक्सचेंज रेट के अंदर ये होता है कि आप एक मुल्क की करेंसी, आप क्या करते हैं, एक मुल्क की करेंसी ऑफ वन कंट्री को एक्सचेंज कर लेते हैं दूसरे मुल्क की करेंसी के साथ। अनदर कंट्री करेंसी, दूसरे मुल्क की करेंसी के साथ आप एक्सचेंज करते हैं। जब आप एक मुल्क की करेंसी को दूसरे मुल्क की करेंसी के साथ जिस रेट पर एक्सचेंज करते हैं उसको हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट कहते हैं या एक्सचेंज रेट कहते हैं, जो मर्जी कह लीजिए, या एक्सचेंज रेट कहते हैं। बात समझ आ गई? एक्सचेंज रेट या नॉमिनल एक्सचेंज रेट कहते हैं। यानी जब आप किसी एक मुल्क की करेंसी को, करेंसी ऑफ वन कंट्री को दूसरे मुल्क की करेंसी के साथ करते हैं, जैसे यहां पर हमने एग्जांपल ली थी ये वाली, ये एग्जांपल, ये दोनों एग्जांपल किस चीज की हैं? ये दोनों एग्जांपल नॉमिनल एक्सचेंज रेट की हैं, जिसमें देखें एक मुल्क की करेंसी दूसरे मुल्क की करेंसी, एक मुल्क की करेंसी दूसरे मुल्क की करेंसी, ये दोनों अब क्या कहलाएंगी? नॉमिनल एक्सचेंज रेट की एग्जांपल कहलाएंगी। ये वाली भी नंबर 1 और नंबर 2, ये दोनों एग्जांपल्स हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट की। नॉमिनल एक्सचेंज रेट की क्या है? ये एग्जांपल्स हैं। तो ये बात समझ आ गई। दूसरी चीज इसमें ये थी, दूसरा जो चीज ये थी, हमारा कंसर्न भी यहां पर किससे है? हमारा कंसर्न भी इस चैप्टर में इसी चीज से है। इससे हमारा कंसर्न नहीं है, ये मैं आपको जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन समझा रहा हूं कि रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो रियल एक्सचेंज रेट में करेंसी के बजाय गुड्स एंड सर्विसेज आ जाती हैं। बस ये समझ लीजिए कि यहां पर जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन कंट्री को एक्सचेंज किया जाता है, किसके साथ? गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अनदर कंट्री। तो यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज को, गुड्स एंड सर्विसेज के जब आप साथ एक्सचेंज करेंगे, एक मुल्क की गुड्स को दूसरे मुल्क की गुड्स के साथ जब आप एक्सचेंज करेंगे और जिस रेट पर करेंगे उसको रियल एक्सचेंज रेट कहेंगे। हमें इससे गर्ज नहीं है, बहरहाल ये वैसे आपको समझाने के लिए बताया कि ये भी मुमकिन है। तो ये दो तरह की प्राइसेस हैं। लोकल प्राइसेस तो पता है आपके मुल्क में, अपनी जो भी आप जाके अभी खरीदने जाके, वो आपको अपने आपके मुल्क में ही जो कि करेंसी चल रही है उसी के मुताबिक आपको बता दी जाएगी। लेकिन इंटरनेशनल के अंदर आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी में खरीदते हैं, उसको हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट कहते हैं। ये मेन चीज है जो समझने वाली है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, जिसमें एक करेंसी को दूसरे मुल्क की करेंसी के साथ क्या किया जाता है? एक्सचेंज किया जाता है, यानी खरीद लिया दिया जाता है, ट्रेड किया जाता है उसको। समझ गए? तो दिस इज नॉमिनल एक्सचेंज रेट। क्लियर होगी यहां तक बात? तो मैंने आपको दो तरह की एक्सचेंज रेट समझाई है। एक क्या समझाई है? एक आपको समझाया कि एक नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है और एक रियल एक्सचेंज रेट होता है। अच्छा, अब जो है वो थोड़ा सा मजीद आपको गाइड करूं। अभी मैंने किताब से पढ़ाना नहीं शुरू किया, थोड़ा सा मजीद ये समझिए कि जैसे जैसे हम कहते हैं कि $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज, ये क्या कहलाएगा? इसको हम एक्चुअली कहते हैं डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट। समझ गए? इसको क्या बोलते हैं? डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट। यानी जो पहला आएगा ना उसको 1 रखना है हमने, डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट। और अगर हम फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट बताएं, रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट बताएं,
तो उसका मतलब ये होगा कि आप यहाँ पे रुपी लिखेंगे, 1 रुपी इज इक्वल टू, अब इसके कितने मतलब कितने डॉलर में आएगा ये, तो इसे कहेंगे रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट। इन दोनों में फर्क समझ आया? जो पहले बोलेंगे वो 1 हो जाएगा, इधर डॉलर रुपी था तो डॉलर 1 हो गया था 1, इधर जब आप रुपी पहले बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, दिस। और ये कितना होगा, वो उसका तरीका ये होता है कि जब आप इसको, मैं अगर फॉर एग्जांपल लिखता हूँ एक्सचेंज रेट और इधर लिखता हूँ डॉलर का साइन और इधर रुपी लिखता हूँ, इसे कहेंगे डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट। तो इधर दूसरा जो मैं एक्सचेंज रेट फाइंड कर रहा हूँ ये है एक्सचेंज रेट, ई फॉर एक्सचेंज रेट, उधर रुपी पहले लिखूंगा डॉलर बाद में लिखूंगा, तो ये आ जाएगा रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट। तो रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट, अगर कोई मुझे एक एक्सचेंज रेट बता देना तो मैं दूसरा खुद ब खुद फाइंड कर लूंगा, और एक दूसरे का क्या होगा, उलट होगा। यानी अगर मुझे अब मुझे क्या फाइंड करना है, अब मुझे रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट फाइंड करना है ना, तो उसके लिए उसका जो फार्मूला होगा ना वो क्या होगा, वो होगा 1/, डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट। ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट के। कैसे, मतलब अब ये मैंने फाइंड करना है ना, क्या भला कि सॉरी, अब मुझे फाइंड करना है कि 1 रुपए के कितने डॉलर आएंगे, तो ये इसको कहेंगे रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट। तो वो 1/, वो होगा, तो 1/, वो करेंगे तो वो आ जाएगा 0.01। और ये डॉलर को अगर हम सब डिवाइड करें तो डॉलर डिवाइड होता है सेंट्स में, तो ये सी आ जाएगा यहाँ पे, ये सेंट्स को सी लिख के काट देते हैं सेंट्स। तो इसका मतलब है कि 0.01 सेंट्स आएंगे इसके, या 0.01 सेंट दें तो 1 रुपया आ जाएगा। समझ गए बात? और ये किस तरह आया है 0.01 कैसे आया है, 1/, डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट किया, 1/, मतलब 1/100 किया, तो 1/100 करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। समझ गए? इसका मतलब ये है कि अगर मुझे डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट पता हो तो फिर मुझे रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट फाइंड करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर मुझे रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट पता हो तो फिर मुझे डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट फाइंड करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट क्या होगा, वो होगा 1/, रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट। समझ आ गई बात? 1/, तो वो करके देख लें, 1/0.01 करें तो क्या आएगा, 1/0.01 करके देखें, 1 डिवाइडेड बाय 0.01, तो आपको पता चलेगा वो 100 आ जाएगा, और वो यही है जो यहाँ पे आ रहा है। तो अगर इसका मतलब है कि हमें एक एक्सचेंज रेट पता चल जाए या डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट पता चल जाए तो हम उससे रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट फाइंड कर सकते हैं, और इसी तरीके से अगर हमें रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट पता चल जाए तो हम उससे डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। समझ गए? और हर दो एक्सचेंज रेट अगर पता हो तो हर दूसरा एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का उलट है, जिसमें हमें पता चल जाता है कि कौन कितना है। ये समझ आ गई बात के नहीं? तो इसका मतलब ये है कि ये ज़रा समझने वाली चीज़ है कि इसको हम डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट कहते हैं और इसको लिखते ये हैं, और इसको रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट कहते हैं, इसको हम लिखते क्या है, ये है रुपी डॉलर। जो 1 होगा वो पहले आएगा, 1 रुपी, ये देखें 1 रुपी इज इक्वल टू इतने डॉलर, ये डॉलर है ना, सेंट्स मीन्स डॉलर, और ये है $1 कितने उसका है। तो जब एक करेंसी दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज होती है तो उसे नॉमिनल एक्सचेंज रेट कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि करेंसी के साथ एक्सचेंज करना नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, और एक मुल्क की गुड्स एंड सर्विसेज को उस दूसरे मुल्क की गुड्स एंड सर्विसेज के साथ एक्सचेंज करना वो रियल एक्सचेंज रेट है। हमें इसको ज्यादा फोकस नहीं करना, हमें नॉमिनल करना। तो इसमें फिर मैंने दो तरह के एक्सचेंज रेट आपको समझाने की कोशिश की है कि डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट और रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट। ये मेरा ख्याल है आपको कुछ समझ में आगे होंगे, दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। क्लियर? अच्छा, अब इससे आगे चलें, इससे आगे फिर दोबारा से ये समझें कि फर्ज करें कि $1 जो है वो 100 रुपए का है, और अब वही $1 एक दिन बाद या 1 घंटे बाद वो 150 रुपए का हो जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि
रुपया महंगा हो गया या डॉलर महंगा हो गया? एक्चुअली डॉलर महंगा हो गया, क्योंकि 100 रुपया जो है वो इस एक डॉलर की क्या है, कीमत है, प्राइस है। तो ये फर्ज करें एक डॉलर नहीं, एक जो है वो सेब है, तो एक सेब पहले 100 रुपए का आता था, अब वही एक सेब जो है वो 150 रुपए का आता है, तो सेब महंगा हो गया। इसका मतलब ये है कि जब भी डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, तो एक्सचेंज रेट, अब मैं क्या लिखूं, डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट जब बढ़ेगा तो डॉलर वैल्यू ऑफ डॉलर बढ़ जाएगी, एक चीज। और इन दूसरा मतलब ये है कि ये ध्यान में रखें कि जब एक करेंसी की वैल्यू बढ़ती तो इसका दूसरा मतलब ये होता है कि दूसरी करेंसी की वैल्यू गिर गई। तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ रुपी जो है वो गिर गई। ये दोनों एक ही बात है। रुपए की वैल्यू का गिरना या डॉलर की वैल्यू का बढ़ना दोनों एक ही वक्त में होंगे, समझ गए हैं ना। और इसका वजह यह है कि डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट बढ़ गया है। ये दोनों बातें समझ आ गई कि पहले ये एक डॉलर 100 रुपए का आता था, अब वही एक डॉलर जो है वो कितने का आता है, 150 रुपए का आता है। इसका मतलब ये है कि ये हमें समझ आ गया कि करेंसी, एक करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, एक करेंसी की वैल्यू गिर गई। तो ये क्लियर होगी। ये उस सूरत में जब आप इस तरफ से इस तरफ आए, लेकिन अगर इस तरफ से जाएं इस तरफ, यानी पहले ये एक डॉलर 150 का हो, अब वो 100 का हो जाए, यानी अब ये स्टोरी दूसरी कि डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट कम हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि डॉलर, वैल्यू ऑफ डॉलर क्या हो गई है, वैल्यू ऑफ डॉलर एक्चुअली रुपया है, वैल्यू ऑफ डॉलर रुपया है, और वो अब क्या हो गई है, कम हो गई है। वैल्यू ऑफ डॉलर क्या हो गई है, कम हो गई है। और रुपए की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है, क्योंकि अब सिर्फ $100 से $1 आ जाता है, पहले 150 का आता था। ये बात समझ आ गई। तो रुपी, डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट का गिरने के ये दो मतलब हैं, इनको समझिए, ठीक है। ये चैनल इस तरफ से है ऐसे, ये बी चैनल है, ये ए चैनल है। ये ए चैनल मैंने ये समझाया है और बी चैनल मैंने ये समझाया, ठीक हो गया जी। ये ए चैनल है और ये बी चैनल है, क्लियर। ये इधर से इधर को जा रहे हैं, इधर, ठीक है जी, इस तरफ को जा रहे हैं और ये इस तरफ को आ रहे हैं। ये हमें समझ आ गई। मजीद ये समझने की जरूरत है कि इसी चीज को मजीद समझिए। एक होता है करेंसी की वैल्यू का गिरना, एक होता है करेंसी की वैल्यू का गिराना। गिरना और गिराने में फर्क है। एक होता है करेंसी की वैल्यू का बढ़ना और एक होता है करेंसी की वैल्यू को बढ़ाना। मेरी बात समझे, तो ये चार टर्म्स हैं। एक को कहते हैं एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, एक को कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ठीक है। फिर एक को कहते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी और एक को कहते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तो ये चार टर्म समझिए जरा। एप्रिसिएशन करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का मतलब क्या है, इसको मैं वैसे उर्दू में बता दूं तो इसका मतलब है करेंसी की कदर का बढ़ना। अभी मैं समझाता हूं मजीद भी। इसका मतलब है करेंसी की कदर का गिरना। इसका मतलब है करेंसी की कदर यानी वैल्यू का बढ़ाना, ये बढ़ना ये बढ़ाना। और इसका मतलब है करेंसी की कदर का गिराना, गिराना,
तो ये गिरना और गिराने में फर्क है, ये गिरना है, ये गिराना है, समझ गए? अच्छा, अब ये समझिए कि ये जो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होती है, ये खुद ब खुद बढ़ती और गिरती है। खुद ब खुद कैसे गिरती और बढ़ती है? तो उसके पीछे जो फैक्टर्स होते हैं उन्हें कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स। इसका मतलब ये है कि इफ द वैल्यू ऑफ करेंसी इज increasing or decreasing due to the market forces, that is called appreciation and depreciation of the currency। यानी इसके गिरने और बढ़ने के पीछे कौन से फैक्टर्स होंगे? डिमांड उस करेंसी की और सप्लाई उस करेंसी की। डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स ऑफ द करेंसी। इफ द वैल्यू ऑफ करेंसी is increased, बल्कि is ना लिखें, if the value of the currency increases or decreases due to demand and supply factors of the currency, समझ गए? then it is called appreciation और depreciation of currency। ये समझ गए? इसका मतलब ये है कि करेंसी की वैल्यू या तो बढ़ेगी या कम हो जाती है, और किसकी वजह से? डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। तो इसको फिर एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन कहेंगे। लेकिन इफ द वैल्यू ऑफ करेंसी is decreased or increased by the central bank या government, then it is called revaluation और devaluation of currency। समझ गए? अगर करेंसी की वैल्यू बढ़ाई जाती है या कम की जाती है, कौन करता है? सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट की वजह से वो बढ़ जाती है या कम हो जाती है? तो वो बढ़ाते हैं। कौन खुद बढ़ाते हैं? सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट खुद करेंसी की वैल्यू बढ़ाते हैं या कम करते हैं। इस चीज को डिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कहते हैं। और अगर ये खुद ब खुद का मतलब ये है कि अगर वो मार्केट फोर्सेस की वजह से ऐसा होता है। मार्केट खुद ब खुद का मतलब है मार्केट फोर्सेस। तो मार्केट फोर्सेस की वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो फिर मार्केट फोर्सेस मीन डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। मार्केट डिमांड एंड सप्लाई मीन्स मार्केट फोर्सेस की वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो फिर उसको क्या कहते हैं? मार्केट फोर्सेस की वजह से अगर है तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? फिर इसको कहते हैं एप्रिसिएशन। मार्केट फोर्सेस की वजह से करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, कम किस रेट की वजह से होती है। इसका मतलब अब ये देखना है कि इस एक्सचेंज रेट को बढ़ाया गया या बढ़ गया। इसी तरीके से एक्सचेंज रेट को गिराया गया या गिर गया। तो दो चीजें हैं, या तो एक्सचेंज रेट को बढ़ाया जाएगा या गिराया जाएगा। इसी तरीके से या इसको बढ़ जाएगा या गिर जाएगा। तो इसको देखना है कि एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करने वाला कौन है। या तो इसको इफेक्ट करने वाले दो ही चीजें हैं, या ये डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स हैं, या क्या है? डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स हैं जो करेंसी की एक्सचेंज रेट को कम या ज्यादा करते हैं, या फिर सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट जिसे कहते हैं। गवर्नमेंट की वजह से होगा तो उसको रिवैल्यूएशन या डिवैल्यूएशन का लफ्ज यूज करेंगे, क्योंकि करेंसी की वैल्यू को बढ़ाती कौन है? सेंट्रल बैंक बढ़ाता है या गिराता है? बढ़ता खुद किस वजह से है? डिमांड सप्लाई फोर्स की वजह से। गिरता
क्यों है? डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस। तो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का लफ्ज उस वक्त यूज करना है जब मार्केट फोर्सेस आए। डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन का वर्ड उस वक्त यूज करना है जब सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट उसको खुद से चेंज करती है। तो ये यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि एप्रिसिएशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग करेंसी, और डेप्रिसिएशन यानी एप्रिसिएशन का मतलब और रिवैल्यूएशन मतलब एक ही सेंस में यूज होता है, यानी बढ़ना या बढ़ाने के सेंस में, और ये गिरना या गिराने के सेंस में डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन। लेकिन ये बात क्लियर कट समझें कि एप्रिसिएशन का लफ्ज उस वक्त यूज करेंगे, यानी आप कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि करेंसी की वैल्यू, ये जो वैल्यू बढ़ गई है, ये बढ़ गई है ना, ये बढ़ना भी हो सकता है, ये बढ़ाया भी जा सकता है, यानी या ये कहेंगे आई गई, क्योंकि ये तो एरो का वर्ड है ना, इसका मतलब क्या है? दो मतलब है इसके, बढ़ना या बढ़ाना। तो वैल्यू ऑफ द करेंसी अगर बढ़ना है तो फिर तो है एप्रिसिएशन, और अगर वैल्यू ऑफ द करेंसी का बढ़ाना है तो फिर है रिवैल्यूएशन। इसी तरीके से अगर करेंसी की वैल्यू का गिरना है, करेंसी के ये इस नेगेटिव एरो हेड नीचे जाने का मतलब गिरना भी हो सकता है, गिराना भी हो सकता है। अगर ये गिरना है तो फिर है डेप्रिसिएशन, और अगर गिराना है तो फिर है डिवैल्यूएशन। पीछे फैक्टर मैंने बता दिए कि या तो डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स हैं, या इसका मतलब ये है कि एक्सचेंज रेट के अंदर जो तब्दीली आती है, चेंज आता है, चेंज इन एक्सचेंज रेट जो आता है वो दो किस्म के फैक्टर्स की वजह से आता है। या वो मार्केट फोर्सेस की वजह से आता है जिसे डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस कहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, ठीक है ना, या फिर वो सेंट्रल बैंक की वजह से आता है, सेंट्रल बैंक, या फिर आप अल्टरनेटिवली गवर्नमेंट कह दीजिए, गवर्नमेंट एडवाइस करती है सेंट्रल बैंक को, करता सेंट्रल बैंक ही है। तो ये एक्सचेंज रेट में तब्दीली लाने वाले ये दो मखलूकात हैं, दो मखलूकात तो नहीं, दो फैक्टर्स हैं, एक डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स या सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट। इनकी वजह से एक्सचेंज रेट अप एंड डाउन चेंज होगा, और चेंज होने के बाद जाहिर सी बात है कि वो किसी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, किसी की गिर जाएगी या गिराई जाएगी। तो आप इसको एक और उसके अंदर जरा समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि एक जो डॉलर है वो 100 रुपए का है, एक डॉलर जो है 100 रुपीज का है। ये आप वही एक डॉलर फर्ज कर लीजिए 150 रुपए का हो गया। तो अब देखना यह है कि इस एक्सचेंज रेट को 100 से 150 किस वजह से हुआ है, या ये वजह होगी या ये वजह होगी, दो ही वजूहात है। यानी इसका मतलब यह है कि डॉलर रुपये एक्सचेंज रेट या तो बढ़ा है या बढ़ाया गया है। तो इसके नतीजे में करेंसी की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ डॉलर क्या हुई है, करेंसी की जो वैल्यू, करेंसी की वैल्यू, दोनों वैल्यू ऑफ द डॉलर जो है वो तो बढ़ गई। अब इसको आप अगर तो एक्सचेंज रेट के बढ़ने के पीछे ये देखें ना, डॉलर की वैल्यू 100 से अब 150 का हो गया ना, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। अब ये देखना है कि अगर इसको इस बढ़ने का दो मतलब है। एक मतलब है एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर, इस बढ़ने का मतलब एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर, या इसका मतलब है रिवैल्यूएशन ऑफ डॉलर, वैल्यू बढ़ गई। एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर कह लीजिए, या अब कहना क्या है, अब इसका मतलब है बढ़ना, इंक्रीज। अब ये इंक्रीज को या तो एप्रिसिएशन कहेंगे, एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर, या इसी इंक्रीज को कहेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ डॉलर। क्या कहें फिर इसको? तो अब आप कहेंगे जी पहले बताएं कि इसको किसने चेंज किया है। तो आप कहेंगे जी कि इसको चेंज करने वाले वही दो फैक्टर्स हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि
डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, यानी डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस मींस मार्केट फोर्सेस हैं, या फिर सेंट्रल बैंक है, या गवर्नमेंट जिसे कहते हैं द वर्ड्स। तो ये दो हैं जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर तो ये डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से हुआ है तो फिर इसको हम एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर कहेंगे, इस इंक्रीज को। और अगर ये सेंट्रल बैंक ने खुद बढ़ा दिया है तो फिर इसको हम, इस बढ़ने को क्या कहेंगे, इसको रिवैल्यूएशन ऑफ डॉलर कहेंगे। ये कलर मैच कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि एक्सचेंज रेट को बढ़ाने वाले या तो कौन है, या तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस यानी मार्केट फोर्सेस हैं, उस करेंसी की अपनी डिमांड एंड सप्लाई मार्केट फोर्सेस। तो मार्केट फोर्सेस की वजह से ये अगर ऊपर गया है तो इसको फिर इस डॉलर के बढ़ने को या इस एक्सचेंज रेट के बढ़ने को, और उसके नतीजे में ये जो डॉलर की वैल्यू बढ़ी है, वैल्यू ऑफ द डॉलर बढ़ गई है ना, तो इस वैल्यू ऑफ द डॉलर बढ़ने को या तो एप्रिसिएशन कहेंगे या रिवैल्यूएशन कहेंगे। नाम आपने सोच के देना है। तो अगर आप पूछेंगे जी ये बड़ा किस वजह से, वजह पीछे तलाश करनी पड़ेगी, एक्सचेंज रेट को किसने इफेक्ट किया है। तो अगर सेंट्रल बैंक ने किया है तो फिर इस बढ़ने को रिवैल्यूएशन कहेंगे, और अगर इसको मार्केट फोर्सेस ने किया है तो फिर इसको एप्रिसिएशन कहेंगे। क्लियर होगी बात। इसी तरीके से उलट कर लीजिए, उलट कर लेंगे कि ये तो एक्सचेंज रेट मैंने आपको बढ़ा के दिखाया ना, 100 से 150 पे करके दिखाया। अब आप उलट कर लीजिए, यानी 50 से क्या कर लीजिए, 150 से 100 पे चले जाइए। तो इसका मतलब ये है कि डॉलर जो, इसका मतलब ये है कि डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट क्या हो गया, कम हो गया। ये वाली बात कर रहा हूँ, ये वाली बात। तो 150 से 100 पे चला गया। अब देखना ये है कि 150 से 100 पर किस वजह से गया है। फिर वही बात है, या तो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से गया है, या फिर किसकी वजह से गया है, सेंट्रल बैंक ने गवर्नमेंट की एडवाइस पे किया है। दो ही फैक्टर्स हैं। तो इसकी वजह से जो डॉलर की वैल्यू है वो तो कम हो गई। इस कम होने, डॉलर की वैल्यू कम हो गई है ना, इस कम होने के दो नाम हैं, या इसको कहेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ डॉलर, या इसको क्या कहेंगे, या इसको कहेंगे डिवैल्यूएशन ऑफ डॉलर। क्या कहें, फिर वही बात है कि अगर तो सेंट्रल बैंक की ने खुद एक्सचेंज रेट कम कर दिया है तो फिर कहेंगे डिवैल्यूएशन, और अगर सेंट्रल बैंक ने नहीं किया, मार्केट फोर्सेस की वजह से हुआ है, तो फिर इसको डेप्रिसिएशन ऑफ डॉलर कहेंगे। ठीक हो गया जी।